सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीसीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने जो डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा हाल ही में मेंस कंडक्ट कराया गया है, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने मौजूद हैं। तो इस सेशन में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर डीएसओ का एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है, उसके मेंस के जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं कुछ आंसर्स जो होंगे वो लिख के भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये आंसर लिखना था, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि जो भी क्वेश्चन मेंस में इस बार हिस्ट्री के आए हैं डीएसओ के एग्ज़ाम में, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हम लोग बीपीएससी मेंस के क्लासेस कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने डील करवाया है। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बीसीडब्ल्यू के, जो हम लोगों से बीपीएससी मेंस का कोर्स जो है वो मतलब पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि अगर उन लोगों ने डीएसओ का एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्हें मेंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और तीसरी बात कि डीएसओ का जो मेंस का इस बार का क्वेश्चन था वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक प्रतिबिंब है कि आने वाले दिनों में जो बीपीएससी के मेंस के, सिविल सर्विसेज के जो मेंस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फेयर आर द चांसेस कि उस एग्ज़ाम में आपके इन डीएसओ के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इस बार डीएसओ का जो क्वेश्चन आया है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि दो टाइप के क्वेश्चंस आपको डीएसओ में पूछे गए थे। लगभग वही फॉर्मेट है जो आपके बीपीएससी मेंस जो होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी मेंस में भी आप देखेंगे कि दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो अमूमन 8 से 7 मार्क्स का रहता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 38 मार्क्स का रहता है। तो वही पैटर्न जो है वो डीएसओ के मेंस में भी बीपीएससी ने रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। जैसे कि एक टॉपिक था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इसके विषय में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। ये अगेन ये टॉपिक मैंने आपको बीपीएससी मेंस का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करवा रखा है। रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 53वां सेशन 53rd सेशन कांग्रेस का हुआ था 1940 में रामगढ़ में, जिसके प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, उसके विषय में शॉर्ट नोट्स लिखना था। ये 8 मार्क्स का था। और मैं अभी लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस को डील भी करूँगा, लिखूँगा खुद, ताकि आपको पता भी चले कि आंसर्स लिखा कैसे जाता है। पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का आया था डीएसओ में। तिनकठिया सिस्टम एंड राजकुमार शुक्ला, अगेन ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को डील करवाया हुआ है। अभी आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। बिरसा मुंडा जी जो हैं, बिरसा मुंडा जी पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था 7 मार्क्स का, ये भी मैंने आपको डील करवा रखा है। और पाला आर्ट आपको 7 मार्क्स का लिखने के लिए आया हुआ था। ये पाला आर्ट अभी चूंकि हम लोगों का मेंस का जो बीपीएससी का लेक्चर है वो ऑन गोइंग है, तो उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सेगमेंट अभी हम लोगों ने टच नहीं किया है। तो उस आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सेगमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पाला आर्ट, मौर्यन आर्ट, पटना कलाम, मधुबनी पेंटिंग्स, ये सब बताऊंगा। तो अमूमन ये जितने क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में बीपीएससी के वो करवा रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था। 38 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के क्वेश्चन जैसे बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो डीएसओ में भी पूछे गए हैं। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन जो मैंने बताया पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था 8 मार्क्स का, आप देख सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये हम लोगों ने डिस्कस करवा रखा था। हूबहू यही टॉपिक जो है वो आपके डीएसओ में आया। उसी तरीके से देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, उसी तरीके से चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया सिस्टम और राजकुमार शुक्ला, इस पे आया हुआ था क्वेश्चन इस बार डीएसओ में 8 मार्क्स का। देखिए चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है तिनकठिया सिस्टम, देखिए तिनकठिया सिस्टम भी मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। राजकुमार शुक्ला, देखिए राजकुमार शुक्ला भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो हूबहू जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है बीसीडब्ल्यू में वो आपको डीएसओ के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन के बीपीएससी मेंस में आने की प्रबल संभावना है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मुंडा, बिरसा मुंडा जी पे आया हुआ था इस बार 7 मार्क्स का लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स। और देखिए बिरसा मुंडा जी जो है वो हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। 3 क्वेश्चन तो इसी तरीके से हो गए। उसी तरीके से
38 मार्क्स का क्वेश्चन का बात कर ले, जो कि आपका सिलेक्शन को डिटरमाइन करता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ही वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपका सिलेक्शन और रैंक निर्धारित होता है, क्योंकि 38 मार्क्स क्वेश्चन में आपको अमूमन 450 से 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो 38 मार्क्स जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आया है डीएसओ में, वो भी हम लोगों ने अपने बीपीएससी मेंस में डिस्कस करा रखा था। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, हाईलाइट द रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड लोकल लीडर्स ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन आया हुआ था। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह डिस्कस किया था, और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ साथ कुछ लोकल लीडर्स जैसे बृज किशोर प्रसाद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सभी को भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। ठीक है, और ये चंपारण सत्याग्रह 38 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन लेक्चर में भी बताया था, और अमूमन मैं 38 मार्क्स के क्वेश्चन को खुद लिख के भी बताता हूं। तो देखिए ये चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 जैसा आप देख रहे होंगे, ये टॉपिक इलैबोरेटली 38 मार्क्स के लहजे से हम लोगों ने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और देखिए वही क्वेश्चन आया भी। क्लियर है ये चीज़। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और 38 मार्क्स का आया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जी का कंट्रीब्यूशन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में क्या था, इसको डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन आया था 38 मार्क्स का इस बार डीएसओ के एग्जाम में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का रोल मैंने बता रखा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, आज़ाद दस्ता जो राजविलास जंगल नेपाल में हुआ था। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में भी बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अरेस्ट कर लिया गया था। WG आर्चर उस समय पटना के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आपको इस बार लिखना था डीएसओ में, तो ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा रखा था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज के, अगर वो उनमें से कोई अगर डीएसओ का एग्ज़ाम लिखा भी होगा तो उनका एग्ज़ाम जो हिस्ट्री का पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और आया हुआ है डीएसओ में, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सॉल्ट मार्च एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द नेशनल स्ट्रगल। देखिए 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये देखिए आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो मैंने डिस्कस कर रखा था। स्पेशल एम्फेसिस से क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ज़्यादा एम्फेसिस डालिए किस पे, सॉल्ट मार्च पे, दांडी मार्च पे। देखिए सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, ये मैंने बता रखा था दोनों कॉन्टेक्स्ट में, बिहार में कैसे हुआ और नेशनल लेवल पे क्या हुआ। और फिर चूंकि ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था और मैंने बताया भी था आपको बीपीएससी मेंस में कि 38 मार्क्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, और उसको देखिए यहाँ पे मैंने इलैबोरेटली लिख के भी बताया था कि इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस बार डीएसओ के मेंस में पूछे गए, और इनमें से जो क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं, तकरीबन 95% क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने अपने ऑनलाइन क्लास में डील कर रखा था। सिर्फ एक पाला आर्ट जो आया था वो मैंने आपको बताया कि पाला आर्ट अभी हम लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर में वहाँ तक नहीं गए हैं, और एल्स आपका पाला आर्ट जो है वो भी कवर रहता। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे लिखना था आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में मेंस में आंसर राइटिंग जो है वही आपका मतलब कि सॉल्यूशन है आपको अच्छे मार्क्स लाने के। और अच्छे आंसर्स लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो क्रेडिबल कंटेंट, आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए, और दूसरा स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले कंटेंट तो हमेशा किंग होता है अपने आंसर में, अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन चीज़ें इतनी आ चुकी हैं, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स लोगों के पास वो इतना ज़्यादा है कि तकरीबन अब कोई भी सीरियस स्टूडेंट जो होता है एग्ज़ाम में वो क्रेडिबल कंटेंट लिखता ही लिखता है, जो सीरियस स्टूडेंट है। तो जब कंटेंट सब लोग एक जैसे लिख रहे हैं तो आप फिर कंटेंट से ऊपर कैसे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपका कंटेंट से ही लिख रहे हैं, तो आपको कैसे मार्क्स ज़्यादा आएगा बाकियों से, ताकि आपको मनचाहा सर्विस मिले। तो जहां कंटेंट का लेवल सेम होता है वहां पे आ जाता है आप लिखे किस तरीके से, स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हैं आपके मेंस में काफ़ी निर्णायक होते हैं, एक तो कंटेंट और दूसरा होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट आंसर के वो हम लोग लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस कर लूँगा। तो देखिए हम लोग अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जो मैं आपका डिस्कस कर लेता हूँ वो है आपका रामगढ़ सेशन, एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो रामगढ़ सेशन जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपका कि किस तरीके से उसको आपको लिखना था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ गया ये स्लाइड?
एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ब्रिटिश का रोल किस तरीके से रहा। फाइन, रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको मैं लिख के बताता हूँ, पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए रामगढ़ जो है वो झारखंड में है, पता ही होगा आपको, और रामगढ़ सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो 1940 में हुआ था। 1940 का जो सेशन कांग्रेस का हुआ है वो रामगढ़ झारखंड में हुआ है, इसी को रामगढ़ सेशन कहते हैं। ये जो रामगढ़ सेशन था ये कांग्रेस का 53वां सेशन था, इट वॉज 53rd सेशन ऑफ कांग्रेस, ये 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो रामगढ़ सेशन जो है वो झारखंड में हुआ था, 1940 का सेशन है और वो कांग्रेस का 53rd सेशन था, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये ईयर देखिए, साल देखिए, 1940 है ना। तो 1940 वो समय है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 में शुरू हुआ है, और 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है ना। तो ये जो सेशन है रामगढ़ का वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुआ है। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और जस्ट उसके एक साल के बाद ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ये जो सेशन है ये एक स्पेशल सेशन था जो मार्च के महीने में हुआ था। अमूमन जो है कांग्रेस अपना सेशन दिसंबर के महीने में करती थी, लेकिन कभी कोई विशेष परिस्थिति आ जाती थी, जैसे कोई आंदोलन शुरू हो गया या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो वैसे स्थिति में कांग्रेस जो है वो दिसंबर से पहले भी अपना सेशन ऑर्गेनाइज कर लेती थी। तो ये जो रामगढ़ का सेशन हुआ था ये मार्च के महीने में हुआ था, 1940 के साल में हुआ था। अब जब भी क्वेश्चन आपको सेशन से आते हैं लिखने के लिए, अधिवेशन से क्वेश्चन आ गए, जैसे इस बार आया डीएसओ में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो उसमें आपको बेसिकली शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स में अमूमन आपको 80 से 90 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं, जो आपको 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसको 100 वर्ड्स में आप क्रेडिबली आंसर को जस्ट लिख दीजिए, ठीक है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको समवेयर अराउंड 400 टू 450 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। तो चूंकि ये रामगढ़ सेशन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था, तो इसमें अमूमन हम लोगों को 100 वर्ड्स लिखने थे। तो जब भी सेशन से, अधिवेशन से क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सेशन का इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि भाई ये सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सेशन में लिखना होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसले उस अधिवेशन में लिए गए। अब ये कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस का सेशन है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस अधिवेशन में लिए गए होंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे इसमें, तो पहला जो डिसीजन लिया गया था वो था क्या कि कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के डिमांड को फिर से रिटेरिएट किया था। रिटेरिएट किया था मतलब उसको फिर से जोड़ दिया था। तो पहला जो इसका था प्रोविज़न, चाहे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया था वो था रिटेरिएशन ऑफ डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब आपको पता है कि पूर्ण स्वराज का जो फैसला था, पूर्ण स्वराज का जो डिसीजन था, वो सर्वप्रथम कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन 1929 में एक्सेप्ट किया था। लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ है, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, वो सेशन पहला सेशन है जब कांग्रेस ने अपनी मांग को, अपने डिमांड को स्वराज से पूर्ण स्वराज में कन्वर्ट किया था। तो 1929 में ही कांग्रेस का डिमांड पूर्ण स्वराज हो चुका था। उस डिमांड को फिर से दोबारा जोड़ दिया गया इस रामगढ़ सेशन में। क्यों? क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और 1939 में, 1939 में हमने देखा है कि कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोगों का पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना इंडियंस लोगों से पूछे हुए और बिना कांग्रेस से कोई सलाह मशवरा किए हुए इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी तरफ से लड़ेगा। तो इसके विरोध में कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने 1939 में अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1937 से लेकर 1939,
1937 से 1939 के बीच में कांग्रेस की 28 महीने की सरकार चली थी। और ये जो 28 महीने की सरकार है ये बाद में इसीलिए खत्म हो गई थी क्योंकि कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। और कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा किसके विरोध में दिया था? तो जो सरकार का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का निर्णय था कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा, इसके विरोध में। तो 1939 में ही कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को क्या कर दिया था? बॉयकॉट कर दिया था। तो 1940 का सेशन जब होगा तो 1940 के सेशन में कांग्रेस जो होगी वो डिमांड करेगी कि साहब पहले आप हमें पूर्ण स्वराज दीजिए, पहले इंडियंस लोगों को आप मतलब कि पूर्ण स्वराज आज़ादी दीजिए और उसके बाद वी विल डिसाइड कि आपके लिए हमें लड़ना है कि नहीं। तो पहला जो निर्णय लिया गया इस रामगढ़ सेशन में कि इस सेशन में कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के डिमांड को फिर से दोबारा जोड़ दिया कि कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज चाहती है। पहला डिसीजन तो ये लिया गया। दूसरा डिसीजन लिया गया कि अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को क्या किया जाएगा? क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस criticized British decision of making India as a party to Second World War, अब देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा मेकिंग। ये नॉर्मली मैंने लिख दिया और आम तौर पर जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो यही सब वर्ड यूज़ करेंगे, मेकिंग। इसको आप अच्छा ऐसे कर सकते हैं कि मेकिंग के जगह आप डिक्लेयरिंग लिख दीजिए, ठीक है। तो क्रिटिसाइज ब्रिटिश डिसीजन ऑफ मेकिंग के जगह लिखिए डिक्लेयरिंग इंडिया। अब यही सब थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो हैं आप अगर इम्प्रूव करेंगे अपने आंसर में तो आपको बाकियों से ज़्यादा मार्क्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो हैं पर क्वेश्चन ज़्यादा मिलते चल जाएंगे। और यही हर एक क्वेश्चन में जो आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स का एक्स्ट्रा एडवांटेज एग्जामिनर से सिक्योर करते हैं, वही लास्ट में जाकर आपका 100-150 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो जाता है जो आपको अच्छी सर्विसेज देता है। तो हमेशा मेंस के आंसर राइटिंग में कोशिश कीजिए कि कैसे आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो हैं वो बाकियों से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे कंटेंट लिखकर, अच्छे वर्ड्स लिखकर, अच्छे तरीके से आंसर्स को रिप्रेजेंट कर। ये कुछ डायमेंशंस हैं जिस पे अगर आप काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सुधार किया, मेकिंग के जगह डिक्लेयरिंग लिखा, ठीक है। तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया वो ये लिया गया रामगढ़ सेशन में कि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का जो डिसीजन था कि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्टी डिक्लेयर करने का, इसका भी क्या किया? विरोध किया। तीसरा इंपॉर्टेंट, अभी सभी चीज़ों को मैं वर्ड्स में लिखूंगा, ये सब सिर्फ मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो डिसीजन था वो था कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो कांग्रेस ने रामगढ़ सेशन में ये कहा कि एक तो हम लोगों को पूर्ण स्वराज आज़ादी चाहिए और साथ ही साथ वॉर के बाद, युद्ध के बाद हमें आज़ाद भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली जो आज़ाद भारत के लिए संविधान लिखेगा, क्योंकि अगर हम लोग आज़ाद होंगे तो हम लोगों को एक संविधान की ज़रूरत पड़ेगी, है ना जी। क्योंकि कांग्रेस का एक क्या डिसीजन था कि कांग्रेस जो थी वो पूर्ण स्वराज के डिमांड को मांग रही थी। तो तीसरा डिमांड रखा गया कि जब भारत आज़ाद हो जाए तो हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए वॉर के बाद, फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब भी खत्म हो तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो आज़ाद भारत के लिए संविधान लिखे। ये तीसरा डिसीजन था। और फोर्थ होगा कि इट ऑथोराइज्ड गांधी जी to launch a movement according to his choice, ठीक है। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण फैसले थे वो आपको रामगढ़ सेशन में लिए गए। अब इन्हीं 4 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं इनको हम लोगों को आपको वर्ड्स में लिखना है, तकरीबन 80 to 100 वर्ड्स में। तो आइए लिखते हैं इसको। तो देखिए कैसे स्टार्ट होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि रामगढ़ सेशन ऑफ 1940 was a historic session। अब ये सब वर्ड्स आपको लिखना है कि एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, was a historic session held at रामगढ़, ब्रैकेट में लिख दीजिए झारखंड, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा इट वॉज प्रेसाइडेड बाय
It was presided by Maulana Abul Kalam Azad. It was presided by Maulana Abul Kalam Azad and was 53rd session and was 53rd session of Indian National Congress. तो यहाँ तक लिखकर आपने क्या किया कि जो बुनियादी जानकारी है वो आप लोगों ने एग्जामिनर को बता दिया। तो इसमें हम लोगों ने लिखा कि रामगढ़ अधिवेशन 1940 का एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, एक हिस्टोरिक सेशन है जो रामगढ़ झारखंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके प्रेसिडेंट, इसको किसने प्रेसाइड किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और ये कांग्रेस का 53वां 53rd सेशन था। इतना आप लिख दिए तो एग्जामिनर को एक पता चल गया कि आपको क्रेडिबल चीज़ें जो हैं वो रामगढ़ सेशन से पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा फुल स्टॉप देके। It was held during Second World War. It was held during Second World War. ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ है, Second World War, and had following out and had it was held during Second World War and अब कुछ जो फैसले लिए गए हैं वो लिख दीजिए। and important decisions taken during the session were as follows। ठीक है जी। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे ये मैंने आपको ही बताया है। तो पहला आप लिख सकते हैं क्या कि पहला डिसीजन जो लिया गया कि अपने पूर्ण स्वराज के डिमांड को कांग्रेस ने फिर से क्या किया? रिटेरिएट किया। तो फर्स्ट लिखिएगा रिटेरिएशन ऑफ डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला क्या लिया गया था? तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया था। तो सेकेंड लिखिएगा क्रिटिसाइज्ड British declaration of India being party to Second World War। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी। तो तीसरा लिख दीजिएगा थर्ड, द session demanded a constituent assembly to draft constitution of an independent India। ठीक है। चौथा क्या फैसला लिया गया था रामगढ़ सेशन में, जो मैंने बताया कि इस सेशन ने गांधी जी को ऑथराइज कर दिया कि वो भविष्य में कोई भी आंदोलन अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फोर्थ लिखिएगा इट ऑथराइज्ड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस लिखिए, अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले रामगढ़ सेशन में आए गए और यही आपको एग्जाम में जो आया हुआ था डीएसओ का उसमें लिखना था। पहले इतना इंट्रोडक्शन लिख देना था, उसके बाद जो कांग्रेस का डिमांड जो लिया गया है रामगढ़ सेशन में उसको लिखना था। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है तो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने रामगढ़ सेशन के विरोध में उन्होंने एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस जो था वो ऑर्गेनाइज किया था। तो फोर्थ लिख दीजिएगा कि फर्दर सुभाष चंद्र बोस organized anti-compromise conference at Ramgarh to criticize
to criticize the decisions taken by Congress at its रामगढ़ सेशन। क्योंकि देखिए रामगढ़ सेशन में जो भी फैसले लिए गए थे उसको सुभाष चंद्र बोस ये मान रहे थे कि ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है जो कांग्रेस जो है वो सरकार के साथ कर रही है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो ये इम्पॉर्टेंट फैसले ली है, ठीक है, रामगढ़ सेशन में, वहीं इसके विरोध में जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने एक एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस जो था वो ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, और इस चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका रामगढ़ सेशन जिसमें इंपॉर्टेंट फैसले जो थे वो लिए गए थे। क्लियर है ये? तो रामगढ़ सेशन में इतना आपको लिखना था। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने डिस्कस किया था, जो लॉन्ग आंसर में आया है, वो है आपका ड्रेन थ्योरी, जो इस बार के टॉपिक में क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन, बताइए किस तरीके से ब्रिटिश लोगों का ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश कॉज्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन द 19th सेंचुरी। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ था और इसमें ये पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन की निकासी कैसे की गई, उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि ये ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड है। ड्रेन थ्योरी आपको पता है कि दादा भाई नारोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, उसमें पहली बार दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो ये जो डीएसओ का क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि बीपीएससी का जो मेंस आने वाला है उसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट करेगा, इसमें बात बनाने से नहीं चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश कॉज द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम India in the 19th century. What methods did they use and how did it affect India's economy? तो पहले तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ब्रिटिश ने किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ को 19th सेंचुरी में ऑर्गेनाइज किया और फिर कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए, और साथ ही साथ हम लोगों को लिखना है किस तरीके से उसने इफेक्ट किया। किसको इफेक्ट किया? तो भारत की अर्थव्यवस्था, इकॉनमी और लोगों को। इतने डायमेंशन को हम लोगों को जवाब देना है और तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें मैं रिपीटेडली क्लास में बताता हूं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों सेगमेंट आपके आंसर्स में होने चाहिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इंट्रोडक्शन पहला पार्ट होता है आंसर का, और इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका सिंपल सा ये होता है कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको फर्स्ट थिंग आ रही है उसको कहीं पे आप रफ वर्क में लिख लीजिए, और फिर 4 से 5 आइडिया जो आपने कलेक्ट किया है रफ वर्क में, उन 4 से 5 आइडिया के हेल्प से आप कम से कम जो है वो 40 से 50 वर्ड्स लिखिए। 40 से 50 वर्ड्स के बीच में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बॉडी जो होता है वो आंसर का मेन पार्ट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, और कंक्लूजन जो होता है वो निष्कर्ष होता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, पहले एक रफ वर्क हम लोग कर लेते हैं। 38 मार्क्स क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है कि पहले आप रफ वर्क कर लीजिए। अमूमन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो बस क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन देख के वो लिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी आइडिया उनके दिमाग में आते रहता है उसको वो हैप हैज़र्ड वे में प्रेजेंट कर देते हैं। लिखना चाहिए पहला लाइन जो लिखा है वो कहीं हो सकता था तीसरे लाइन में लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने तीसरे लाइन को पहले लाइन में लिख दिया। तो ऐसा होता है, तो आपका आंसर तैयार हो जाता है लेकिन आपका आंसर जो होता है वो इंटरेस्टिंग नहीं बनता है। तो इंटरेस्टिंग आंसर या एंगेजिंग आंसर बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्क्स अच्छे सिक्योर करने हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। और एंगेजिंग आंसर लिखने का तरीका होता है कि सीक्वेंस में आप चीज़ों को लिखिए। सीक्वेंस में जैसे बातों को बोला जाता है कि पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन है कि बताइए ब्रिटिश ने किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन 19th सेंचुरी इफेक्ट किया। तो देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ किसका थ्योरी है, तो आप बता दीजिएगा। थ्योरी दैट वाज गिवन बाय दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया, और दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कब दिया है? तो देखिए सबसे पहली बार जो दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, एक तो वो मतलब पॉपुलर हुआ है आपको 1901 में, लेकिन पहली बार जो उन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था वो दिया था 1867 में, और फर्दर 1901 में जब उनकी किताब आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के ज़रिए दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। और फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ होता क्या था, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ को आप एक्सप्लेन कीजिए, पहले लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता तो चले कि आपको ड्रेन थ्योरी पता भी है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता था। तो पहले में आप लिखिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है सिस्टमेटिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ को हम लोग रेफर कर सकते हैं सिस्टमेटिक ड्रेन ऑफ, चाहे सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, इसको आप कह सकते हैं ये ड्रेन थ्योरी होता है, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ को डिफाइन कर दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रोपाउंड किया था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा और उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या क्या इफेक्ट हुआ वो हम लोग लिखेंगे। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेयर आर द चांसेस कि आपको जो इस बार बीपीएससी के एग्जाम होंगे मेंस, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रेन थ्योरी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिश ने ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से 19वीं सेंचुरी में ऑर्गेनाइज किया और कौन कौन से तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए और किस तरीके से इस ड्रेन थ्योरी ने भारत की अर्थव्यवस्था, इकॉनमी और लोगों को प्रभावित किया है। तो लिखते हैं। तो देखिए पहले लिख देंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ रेफर्स टू, ड्रेन ऑफ वेल्थ रेफर्स टू सिस्टमेटिक, refers to systematic exploitation, systematic exploitation of India's resources, systematic exploitation of India's resources कैसे, through exploitative colonial policies, थ्रू एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज़। एक लाइन में आपने बता दिया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसको बोलते हैं और इंट्रोडक्शन का यही काम होता है। जो परिचय होता है आंसर में, जो इंट्रोडक्शन होता है उसका काम यही होता है कि एग्जामिनर को आइडिया दे देना कि आपको टॉपिक से रिलेटेड क्रेडिबल चीज़ें पता हैं। फुल स्टॉप देके उसके बाद लिखिएगा कि द थ्योरी was first गिवन के जगह लिखिए प्रोपाउंडेड। यही सब मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अच्छे इस वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी इन 1867, by Dada Bhai Naroji in 1867 and was later popularized in his book, और ये पता है आपको कि दादा भाई नारोजी ने किताब लिखी थी कौन सी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901, ठीक है। इतनी बातें आपने लिख दी, इतना ही होता है इंट्रोडक्शन। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड मैंने एक लाइन में लिखा, 1 2 3 4 5 लाइन है तो 30 वर्ड्स का आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें डायरेक्ट आइए आप किस चीज़ में, बॉडी में। बॉडी क्या होता है, बॉडी क्वेश्चन का डिमांड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरीके से ब्रिटिश लोग जो थे वो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है भारत के रिसोर्सेज को ले जाते थे, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्चुअली होता है कि जो भारत का पैसा था वो ब्रिटिश लोग भारत से निकाल कर इंग्लैंड ले जाते थे। जैसे कि लैंड रेवेन्यू हुआ, लैंड रेवेन्यू मतलब जो ज़मीन का लगान होता था। अब ज़मीन का लगान जो किसान देते थे वो लगान भारत में उसका इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि उस पैसे को सरकार जो थी वो इंग्लैंड ले जाती थी और इंग्लैंड में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता था उसमें उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। या फिर होम चार्जेज आपने पढ़ा होगा। होम चार्जेज एक कॉन्सेप्ट था। होम चार्जेज मैंडेटरी फाइनेंशियल पेमेंट्स होता था। होम चार्जेज होता था कि कुछ पैसे जो हैं वो मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी कहने का मतलब कि
कंपल्सन होता था कि इतने पैसे को भारत से इंग्लैंड भेजना है। तो जैसे कि जो भी सैलरीज होती थी, ठीक है, जो ब्रिटिश अधिकारी लोग भारत में काम करते थे उनकी जो भी सैलरी होती थी वो आपको भारत के पैसे से ही पेमेंट होता था। उस तरीके से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी थी, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते थे उनका जो डिविडेंड जाता था वो भारत के पैसे से जाता था। तो ये भी क्या हो रहा है कि भारत का पैसा जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिश सरकार भारत से ले जा रही है। इसी को कहते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो वही लिखना है कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए। तो फुल स्टॉप देके लिखिए, डायरेक्ट आइए। फॉलोइंग वेयर द मैकेनिज्म्स, फॉलोइंग वेयर द मेथड्स लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए मेथड पूछा है, व्हाट मेथड्स, तो लिखिए फॉलोइंग वेयर द मेथड्स, फॉलोइंग वेयर द मेथड्स थ्रू विच drain of wealth, through which drain of wealth was carried out, drain of wealth was carried out from India to England। जब भी आप इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही बॉडी लिखने आते हैं तो उसमें एज फॉलोज, चाहे फॉलोइंग, ये सब वर्ड्स का आप इस्तेमाल जब करते हैं तो इससे पता चल जाता है एग्जामिनर को कि अब आप इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो पहला हमने बता दिया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है। तो देखिए एकदम सटीक डेफिनेशन जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का वो आपने लिख दिया कि ये सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन है। किस चीज़ का? इंडिया के रिसोर्सेज का, भारत के संसाधन का। किस तरीके से? थ्रू एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसी, ठीक है। कॉलोनियल पॉलिसी के तहत जो भारत से सिस्टमेटिक तरीके से भारत के पैसे को भारत से निकाला जाता था उसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। फिर हमने लिखा कि इस थ्योरी को सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने 1867 में कहा था, और बाद में जब उन्होंने एक किताब लिखी अपनी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी सेलिब्रेटेड किताब है ये, जो 1901 में लिखी गई दादा भाई नारोजी के द्वारा। उस बुक में फर्दर दादा भाई नारोजी ने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया। इतना लिख दिया। और उसके बाद आप लिख रहे हैं कि ये कुछ तरीके थे फॉलोइंग विद द मेथड जिसके अंतर्गत ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था वो भारत से इंग्लैंड ले जाया जाता था। कौन कौन से तरीके थे? तो पहला आप लिख दीजिए होम चार्जेस, जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट लिख दीजिए होम चार्जेस। अब इस होम चार्जेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। होम चार्जेस क्या होता था? तो होम चार्जेस एक कॉन्सेप्ट था जिसके तहत मैंडेटरी फाइनेंशियल पेमेंट्स, कुछ पैसे जो हैं वो मैंडेटरी कंपल्सिव तरीके से भारत से इंग्लैंड में खर्च होते थे। तो होम चार्जेस लिख दीजिएगा। होम चार्जेस इट रेफर्स टू, एक मिनट, होम चार्जेस लिखिएगा कि इट रेफर्स टू मैंडेटरी फाइनेंशियल पेमेंट्स। Home charges, it refers to mandatory financial payments that were sent, mandatory financial payments that were sent from India to Britain, and included क्या क्या होता था होम चार्जेस में? तो बता दीजिए। एंड इंक्लूडेड पहला लिख दीजिए डिविडेंड्स पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एग्जाम में पूरा लिखा कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट फॉर्म मत लिखा कीजिए, ठीक है, पूरा लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा आप लिख सकते हैं क्या कि सैलरीज पेड आउट टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, जो ब्रिटिश अधिकारियों को पैसा भी दिया जाता था भारत के पैसे से, भारत के संसाधनों से, वो भी क्या था? वो भी ड्रेन ऑफ वेल्थ था। तीसरा आप लिख सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार कर्ज लेती थी, ठीक है, जैसे वॉर उसको लड़ना है तो उसके लिए जो कर्ज ली हुई है ब्रिटिश सरकार, तो उस कर्ज को चुकाने का पैसा और उस कर्ज का जो ब्याज होता था, जो इंटरेस्ट होता था, वो भी भारत के पैसे से, भारत के लोगों के पैसे से ही दिया जाता था। तो ये भी क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ है। मतलब कोई भी पैसा जो भारत से कलेक्ट किया जा रहा है उसका
कोई भी हिस्सा भारत में खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि उस पैसे को इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते थे। और जो होम चार्जेस था वो एक तरीका है ड्रेन ऑफ वेल्थ का। तो तीसरा आप लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस, मतलब कि इंटरेस्ट्स पेड आउट बाय कंपनी, पेड आउट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन इट्स लोन्स। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने बता दिया कि होम चार्जेस एक तरीका था। और होम चार्जेस क्या होता था, तो ये मैंडेटरी फाइनेंशियल पेमेंट्स होता था जो कि भारत से ब्रिटेन को भेजना होता था, और जिसमें आता था क्या क्या, डिविडेंड्स पेमेंट हो गया, सैलरीज जो दिया जाता था, इंटरेस्ट जो पेड होता था, और एक दो चीज़ लिख सकते हैं, पेंशंस, जो पेंशंस दिया जाता था ब्रिटिश अधिकारियों को जब वो रिटायर होकर इंडिया से इंग्लैंड जाते थे, तो उनका पेंशन भी जो होता था वो भारत के पैसे से इंग्लैंड में पे किया जाता था। ठीक है, तो एक और लिख सकते हैं आप, पेंशंस एंड रेमिटांसेस, पेंशंस एंड रेमिटांसेस सेंट, पेंशंस एंड रेमिटांसेस सेंट टू इंग्लैंड, सेंट टू इंग्लैंड फॉर कंपनी ऑफिशियल्स, फॉर कंपनी ऑफिशियल्स। ये सब आ जाएंगे किस में, होम चार्जेस में। तो पहले में आपने लिख दिया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता था, इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी लिखने का तरीका होता है कि 3 से 4 पॉइंट जो हैं, जो कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, उनको आप लिखिए और उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। तो पहला जैसा मैंने लिख दिया होम चार्जेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होम चार्जेस के बाद दूसरा जो तरीका था भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ ले जाने का, वो था, आप कह सकते हैं, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अब लैंड रेवेन्यू मतलब जो लगान होता था वो सबसे बड़ा स्रोत होता था, सबसे बड़ा सोर्स होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पैसा कमाने का। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तरह तरह के तरीके लाए थे, जैसे जमींदारी सिस्टम हो गया, रैयतवारी सिस्टम हो गया, महलवाड़ी प्रथा हो गया, ये सब आपने सुना भी होगा। उन सभी चीज़ों को लिखना है कि इन सभी से ब्रिटिश सरकार जो है वो एक अच्छा खासा पैसा भारत से कलेक्ट कर लेती थी, और उस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज़ करती थी। मतलब जो पैसा भारत से जा रहा है, उस पैसे से भारत में कोई खर्च नहीं किया जा रहा है, उस पैसे से भारत में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई जा रही है, बल्कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा जा रहा था वो भारत से जा रहा था। और लैंड रेवेन्यू जो लगान था वो एक इम्पॉर्टेंट स्रोत था जहाँ से ब्रिटिश सरकार को पैसा आता था। तो लैंड रेवेन्यू में लिख दीजिएगा, it was chief source of income, it was chief source of income for, it was chief source of income for revenue collection, for revenue collection of company, full stop, several company, full stop। उसके बाद लिखिएगा important mechanisms, important systems लिखिए, important systems through which land revenue collected where zamindari system comma mahalwadi system, where zamindari system comma mahalwadi system and rayyatwari system। ठीक है, और उसमें लिख दीजिए कि जैसा ही कंपनी का रूल भारत में आया, कंपनी ने सबसे पहले लैंड रेवेन्यू रेट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो वो भी लिखिएगा फुल स्टॉप देके, एज कंपनी रूल expanded in India, comma, land revenue rates were increased drastically, and its collections were used
to finance industrial revolution, to finance industrial revolution in Britain। ठीक है, तो पहला तरीका आपने बता दिया जिससे ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत से पैसा ले जाती थी, वो एक था होम चार्जेस, इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। वो तरीका जिससे भारत से पैसा निकाला जा रहा है उसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। तो एक आपने बता दिया होम चार्जेस, दूसरा आपने बता दिया लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तीसरा जो आप लिख सकते हैं लैंड रेवेन्यू के अलावा वो लिख सकते हैं थर्ड इंटरेस्ट नहीं, थर्ड आप लिख सकते हैं फंडिंग ऑफ कॉलोनियल वॉर्स। हाँ, फंडिंग ऑफ ब्रिटिश वॉर्स, फंडिंग ऑफ ब्रिटिश वॉर्स। अब ब्रिटेन जो थी वो सिर्फ भारत में नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन जो है वो अफ्रीका में भी अपने एम्पायर के लिए वॉर लड़ती थी, अफगानिस्तान में ब्रिटेन वॉर लड़ती थी। तो ये सब जो भारत के बाहर जो ब्रिटेन वॉर लड़ती थी, युद्ध लड़ती थी अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने फैलाव के लिए, तो उन युद्ध का पैसा भी कहाँ से आता था? तो इंडिया से ही आता था। तो वो भी क्या है? एक ड्रेन ऑफ वेल्थ है। तो थर्ड लिखिएगा, ब्रिटिश वेयर इन्वॉल्व्ड in expansion of its territories outside India, such as Africa and Afghanistan, full stop. These wars were financed from the money of Indian taxpayers and peasantry, leading to further drain of wealth, ऐसे कर कर आपको 3 से 4 पॉइंट जो है वो आपको बताना है। एक और लिख सकते हैं आप कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी कि वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड करती थी। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड कहने का मतलब कि आर्टिफिशियल टैक्सेशन, जैसे कि भारत से कोई सामान बना है, जैसे मान लीजिए कि आप भारतीय हैं, आपने इंडियन हैं, आपने एक शॉल बनाया, ठीक है जी। अब वो शॉल हो सकता है कि आपने 50 रुपये में ही बना दिया है एक अच्छा फिनिश करके, और वही शॉल जो है वो इंग्लैंड से फैक्ट्री से बनकर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इंग्लैंड से जो शॉल बनकर आ रहा है वो 70 रुपये का शॉल है, मतलब फैक्ट्री ने 70 रुपये में तैयार किया। आप भारतीय हैं, आपने अपना क्षमता दिखाकर उस शॉल को 50 रुपये में ही तैयार कर दिया है। तो बिकना तो आपका शॉल चाहिए था, लेकिन सरकार क्या करती कि चूंकि ये इंडियंस लोगों के द्वारा बनाया गया है तो इसीलिए इस पे सरकार कहती कि 50 रुपये टैक्स लगेगा ऊपर से। तो 50 रुपये में आपने शॉल तैयार किया, सरकार 50 रुपये और टैक्स ले रही है, कितना हो गया? अब वो 100 रुपये का आपका शॉल बन गया कीमत उसकी। और वहीं जो ब्रिटेन से शॉल तैयार होकर आ रही थी जो 70 रुपये की थी, उसको सरकार टैक्स फ्री कर देगी। तो वो 70 में तैयार हुआ, बिकेगा कितने में? 70 में। लेकिन आपने उससे कम लागत में 50 में ही वो शॉल तैयार कर दिया था, लेकिन चूंकि आप भारतीय हैं तो आप पर 50 रुपये का टैक्स और लग गया। तो आपकी शॉल की कीमत, मतलब शॉल मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया होगा उसकी कीमत ऊपर चली जाती थी। तो ऐसे केसेस में किसका कमोडिटी, किसका सामान बिकेगा? तो ब्रिटिश लोगों का। तो ये सब भी कुछ तरीके थे जिसके अंतर्गत ब्रिटेन जो है अपने प्रोडक्ट्स को, कंपनी जो थी अपने प्रोडक्ट्स को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाती थी। कैसे? आर्टिफिशियल टैक्सेशन, मनमाना ढंग से टैक्स भारतीय सामानों पर लगाकर। और ये भी क्या होगा? ये भी आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक लास्ट लिख दीजिएगा, फंडिंग ऑफ ब्रिटिश वॉर। डी लिख दीजिएगा, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड आर्टिफिशियल टैक्सेशन,
इसको भी इलैबोरेट कर दीजिएगा 30 से 40 वर्ड में लिखिएगा। सेवरल ट्रेडिंग opportunities during company and later on under crown era were restricted only for British companies, full stop. Further, through artificial and arbitrary taxation on Indian products, comma, the Britishers on Indian products, comma, Britishers led to promotion and sale of British goods, thus draining out Indian capital, and resources। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में 2 पार्ट था। पहला पार्ट था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे मतलब कि ब्रिटिश सरकार कर रही थी, व्हाट मेथड्स डिड दे यूज, कौन कौन सा मेथड्स उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बता दिया हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। तो होम चार्जेस हो गए, या फिर लैंड रेवेन्यू हो गया, ठीक है जी, या फिर फंडिंग ऑफ ब्रिटिश वॉर्स हो गए, या फिर मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड आर्टिफिशियल टैक्सेशन हो गए। ये सब क्या थे, ये सब तरीके थे जिससे ब्रिटिश लोग भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ करते थे, भारत का जो पैसा था वो ब्रिटेन ले जाते थे। और फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि किस तरीके से इसने भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी और भारतीय लोगों को प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन में जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखेंगे तो आप पाएंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी 2 डायमेंशन था। पहले आपको एक्सप्लेन करता था ड्रेन ऑफ वेल्थ, और दूसरा बताना है कि क्या प्रभाव हुआ। और जब तक आप ये दोनों क्वेश्चन के डिमांड्स को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका जो इवैल्यूएशन होगा, जो मूल्यांकन होगा, वो पूरे मार्क्स पे नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप मेंस लिखिए तो क्वेश्चन के डिमांड को समझिए कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन एसोसिएटेड हैं, क्या क्वेश्चन का डिमांड है, और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के सारे डिमांड को आप अपने आंसर में एड्रेस कीजिए। तो पहला डिमांड जो क्वेश्चन का था कि वो कौन कौन सा तरीका था जिससे भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था, वो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन का दूसरा जो डायमेंशन है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, और प्रभाव किस पे, तो लोगों पर और साथ ही साथ इकोनॉमी पे, तो उसको भी लिखेंगे। तो फुल स्टॉप देख के लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप दूसरा डायमेंशन क्वेश्चन का लिखेंगे तो उसके लिए पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ही होता है कि अब आप किसी दूसरे चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हैड following adverse impact on people and economy of India। तो क्या प्रभाव होगा, तो पहला प्रभाव क्या होगा, भारत से पैसा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से लगान लिया जा रहा है, लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है, और वो जितना भी पैसा लिया जा रहा है उसका कोई प्रतिशत भी किसान लोगों के भलाई के लिए, चाहे किसान लोगों के एम्पावरमेंट के लिए खर्च नहीं हो रहा है। तो किसान की स्थिति क्या होगी, डिटोरिएट होगी। तो पहला लिख दीजिएगा, फर्स्ट आप लिख दीजिएगा पॉवर्टी एंड फेमाइन।
इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ब्रिटिश के ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से अब भारत में पैसा ही नहीं है। तो पैसा नहीं है, जब भारत में पैसा नहीं है तो भारत के लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब भी अर्थव्यवस्था में पैसा होगा तभी ना लोगों के बीच में भी पैसा आता है। जब अर्थव्यवस्था में, इकॉनमी में ही पैसा नहीं है तो लोगों के पास भी पैसा नहीं होगा। तो इसीलिए 19वीं शताब्दी का जो दौर है उसमें हमें गरीबी और अकाल भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है। तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि द शॉर्टेज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वेल्थ इन इंडियन economy led to impoverishment of Indians in particular and peasantry in general, full stop। उसके बाद लिख दीजिए it is evident from eruption of famines in different parts of country during 19th century। तो आपने लिख दिया कि जो वेल्थ की स्कार्सिटी थी, जो पैसे की जो स्कार्सिटी थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से इंडियंस लोग, भारतीय लोगों की कंडीशन इम्पोवराइज मतलब बदहाल हुई, और साथ ही साथ पेजेंट्री की भी पोजीशन जो थी, पेजेंट्री मतलब किसान, उसकी भी स्थिति जो थी वो क्या हो गई, बदहाल हो गई, इम्पोवराइज हो गई। और फिर आपने लिखा कि इस चीज़ों को, मतलब कि भारतीयों की बदहाली और किसानों की बदहाली, इसको हम लोग देख सकते हैं कैसे, विद जो बहुत सारे अकाल जो कि 19th सेंचुरी के डिफरेंट भारत के हिस्सों में हुए, वो अकाल इस बात को दर्शाते हैं कि वाकई में भारत के लोग जो हैं 19वीं शताब्दी तक आते आते ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से क्या हो गए थे, पुअर और इम्पोवराइज। तो पहला आपने लिख दिया पॉवर्टी एंड फेमाइन। दूसरा, भारत में इंडस्ट्री तो अब रहेगी नहीं, क्योंकि जो भी पारंपरिक इंडस्ट्री थी उसको ब्रिटिश लोगों ने आर्टिफिशियल टैक्सेशन के जरिए तोड़ दिया था, है ना। जैसे मैंने आपको शॉल का एग्जाम्पल दिया, अब आप कितनी दिन तक अपने जेब से पैसा लगाकर व्यापार कर पाएंगे। जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट पे चलता है, और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि सरकार जो थी वो मनमाना ढंग से इंडियन गुड्स लोगों पर टैक्स लगा देती थी, भारतीय सामानों पर टैक्स लगा देती थी। तो जिसकी वजह से एक समय के आने के बाद जो भारत के व्यवसाय होते थे, भारत की जो इंडस्ट्री होती थी, वो पूरी तरीके से टूट गई। ठीक है, और ये ब्रिटिश लोगों का सोचा समझा चाल होता था कि पहले इंडियन इंडस्ट्री को तोड़ दो कि कोई इंडियन कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं। जब इंडियन कॉम्पिटिटर नहीं है तो जो ब्रिटिश लोगों का सामान है वो आराम से इंडिया में बिक जाएगा। तो ये भी एक दूसरा इम्पैक्ट होगा। पहला तो हो गया गरीबी और अकाल, ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से हुआ। दूसरा आप लिख दीजिएगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड लिख दीजिएगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, तो पहले तो आप बताइएगा कि जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो डिसरप्ट हो गई। कैसे डिसरप्ट हो गई, ब्रिटिश लोगों के आर्बिट्ररी टैक्सेशन की वजह से। और दूसरा कि जो ब्रिटिश लोग पैसा कलेक्ट भी कर रहे थे भारत से, उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने भारत में कोई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं किया। तो एक तो जो पहली सी इंडस्ट्री थी उसको तोड़ दिया, और उसके टूटने के बाद कोई नई इंडस्ट्रीज लगाई भी नहीं गई, जिसकी वजह से 19वीं शताब्दी तक आते आते भारत में औद्योगिकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में लिखिएगा आर्बिट्ररी टैक्सेशन एंड मोनोपोलिस्टिक trade practices led to disruption of traditional Indian industries, full stop। Furthermore, comma, money collected from India
from India by government through various means was not used to establish any new industry in the country, full stop. It led to the above mechanism, the above process led to a state of deindustrialization, in India. तो यही तरीका होता है आपको लिखने का बॉडी की, बॉडी में 3 से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जो भी है वो आप लिखिए, और फिर उस 3-4 पॉइंट को कम से कम 60 वर्ड्स में आप इलेबोरेट करते चल जाइए। जैसे मैंने यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा तो फिर मैंने इलेबोरेट किया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए। ठीक है जी, ये आपका एक्सप्लेनेशन आपका सही होना चाहिए, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 2 लिख दिया, तीसरा आप लिख सकते हैं, तीसरा इम्पैक्ट और क्या हो सकता है ड्रेन थ्योरी की वजह से। तो तीसरा ये हो जाएगा कि जब नई इंडस्ट्री लगेगी ही नहीं तो जो भी सामान, जो भी कमोडिटीज जो भारत के मार्केट में होगा वो कौन सा होगा, ब्रिटिश लोगों का बनाया होगा। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत हद तक भारतीय लोग जो थे वो लोग ब्रिटिश सामान पर निर्भर होने लगे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भारतीय लोगों का जो डिपेंडेंसी था, निर्भरता जो था, वो ब्रिटिश गुड्स पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो थर्ड लिख लीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ इंडियंस ऑन ब्रिटिश गुड्स, ठीक है, डैश दे के इसको इलैबोरेट कर दीजिए। lack of industries in India led to flooding of British goods in Indian market, full stop. Consequently, over a period of time, Indians greatly became dependent on these items, and its purchase further led to loss of Indian money in the hands of to the hands of British enterprises, ठीक है। अब आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए वो भारत का सामान होता तो जो पैसा आपने दिया वो पैसा कहाँ रहता, इंडिया में रहता, लेकिन जब वो ब्रिटिश का सामान आपने खरीदा तो वो सामान का पैसा जो आपने दिया अपने पॉकेट से, वो पैसा भी कहाँ चला जाएगा, ब्रिटेन। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि एक तो ब्रिटिश सरकार ने भारत से वसूला जो पैसा था उसका कोई भी प्रतिशत, कोई भी परसेंटेज भारत में इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं किया। जब भारत में इंडस्ट्री नहीं लगेंगी और जो बची कुची इंडस्ट्री थी उसको भी सरकार जब तोड़ देगी तो जो भी सामान मार्केट में आएंगे वो किसके बनाए हुए सामान आएंगे, जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए सामान होंगे। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत के लोगों को उनके सामान, उनके सर्विसेज पर निर्भर बना दिया।
और जब निर्भरता बनेगी इंडियंस लोगों का ब्रिटिश गुड्स और ब्रिटिश सर्विसेज पे, और उन गुड्स और सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए जो पैसे इंडियंस लोग खर्च करेंगे वो पैसे भी कहाँ चले जाएंगे, वो भी ब्रिटेन चल जाएंगे। तो तीसरा हो गया इम्पैक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ का, डिपेंडेंसी ऑन ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। और चौथा आप लिख सकते हैं कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आप लिख सकते हैं। एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ ने भारतीय लोगों को एहसास दिलाया, उनमें एक चेतना डेवलप की नेशनलिज्म की। इंडियंस लोगों को समझ में आया इस थ्योरी के बाद कि सरकार, जो ब्रिटेन की सरकार भारत पे शासन कर रही है, वो भारत की भलाई के लिए नहीं कर रही है, बल्कि ब्रिटिश सरकार अपनी नीतियों के जरिए एक सिलसिलावार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से भारत के संसाधनों को भारत से ले जा रही है और इसे रोकना होगा। ये जो अवेयरनेस, ये जो चेतना फैलेगी इंडियंस लोगों के बीच में, यही बाद के दिनों में नेशनलिज्म को जन्म देगी। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी लिख सकते हैं आप ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या हुआ। तो फोर्थ आप लिख सकते हैं इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ठीक है। फोर्थ आप लिख सकते हैं इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमॉन्ग इंडियंस, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं कि जो भारत की गरीबी, जो भारत की भुखमरी थी, उसने पढ़े लिखे भारतीय लोगों के विवेक को, पढ़े लिखे इंडियंस लोगों के कॉन्साइंस को झंझोड़ा, और उन लोगों ने फिर इन चीज़ों को रोकने की दिशा में तरह तरह के काम किए जिससे नेशनलिज्म का फैलाव होगा। तो लिखिएगा इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग इंडियंस में द सिस्टमेटिक exploitation of India's resources shook the conscience of Indians, educated Indians, and led them and generated a sense of nationalism along with affinity towards miseries of common people, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये आंसर जो 38 मार्क्स का था वो लिखना था। तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन में जो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट होना चाहिए था। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन इस डीएसओ में आए हैं आपके, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही बीपीएससी के अपने ऑनलाइन बैचेस में डिस्कस कर रखा था। और मैंने आपको ये बताया भी है कि देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए और कौन कौन सा टॉपिक जो है वो हम लोगों ने डील किया हुआ था। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोगों ने पहले डील किया था। देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आंसर लिखा उस तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन में भी आंसर लिख के बताया था कि इस तरीके से आपको लिखना है। उसी तरीके से ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस बार डीएसओ में आए और उसको हम लोगों ने डील किया हुआ था पहले से। सो दैट वाज ऑल, एंड आई थिंक कि आप लोगों का डीएसओ का जो एग्ज़ाम होगा वो अच्छा गया होगा। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारे BCW के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।